दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। स्पेशली ग्रेड थर्ड का जो नया कोर्स हमने जारी किया है और ग्रेड थर्ड का जो नया कोर्स है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान को हमने लाइव कोर्स के रूप में दिखाया है। और ग्रेड थर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली ये दोबारा से मैं लाइव सेशन कर करके दोबारा से मैं क्लास लेना प्रारंभ कर रहा हूँ। याद रखना, वीक में 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसे मेरे पास समय की उपलब्धता रहेगी उसके अनुसार। बाद में इस क्लास को आप रिकॉर्डेड के रूप में भी देख सकते हैं और रिकॉर्डेड में भी आपको वही फीलिंग आएगी, क्योंकि और नॉर्मली लाइव है, हमारा संवाद के साथ है। बस अनावश्यक चर्चाओं से बचते हुए हमें समझना है टॉपिक्स को। ये ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट के बच्चों को भी इसमें जोड़ा गया है, उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इसके माध्यम से मिलेगा। जो टॉपिक इक्वल हैं, जो टॉपिक समान हैं, उन टॉपिक्स में फायदा मिलेगा। आज पहले टॉपिक की यदि अपन बात करें तो यदि ग्रेड थर्ड का जो नया सिलेबस साइकोलॉजी का आया है और ग्रेड सेकंड के सिलेबस की बात करें तो और ग्रेड फर्स्ट में भी ये उतना ही योग्य है, उपयोगी है, याद रखना। यद्यपि ग्रेड फर्स्ट में किशोर अधिगमकर्ता का विकास स्टार्ट होता है, लेकिन अपन जब परीक्षाओं के पेपर को देखते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जहां आपको हर एक बिंदु को समझना पड़ता है, हर एक बिंदु तक आपको जाना पड़ता है। तो आज ग्रेड थर्ड की बात करें चाहे ग्रेड सेकंड की बात करें, कोई भी आप किसी भी शिक्षक भर्ती का किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, मैं कंप्लीट एक प्रकार से शिक्षक भर्ती के व्यापक दृष्टिकोण को रखते हुए करवा रहा हूं। स्पेशली जो है वो तीनों के सिलेबस को कवर करता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि चाहे आप भविष्य में रिट भी दें, चाहे सीटेट भी दें, चाहे टीजीटी दें, चाहे पीजीटी दें, कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम दें कंपटीशन शिक्षक भर्ती का, तो आपको इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से तैयार करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट को। आज मैं इसी चाइल्ड डेवलपमेंट को आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बाल विकास वास्तव में क्या है? जब नए ग्रेड थर्ड का सिलेबस की अपन बात करते हैं तो वहां एक सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई है, बाल विकास का अर्थ और परिभाषा। यही जब रिट पढ़ते हैं तो वहां भी आपको इस सेम नाम देखने को मिलता है। जब ग्रेड सेकंड पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास आ गया। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। किसी भी बिंदु को पढ़ने के लिए और समझने के लिए आपको उसके बेसिक बैकग्राउंड को समझना पड़ता है, याद रखना। सबसे पहले आपको ये जानना है कि सर बाल का मतलब क्या होता है। बाल का मतलब क्या है? बालक। और विकास का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। विकास का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, स्पेशली प्रोग्रेसिव चेंज। बाल विकास किसे कहेंगे? बाल विकास का मतलब तात्पर्य यह है कि बच्चे के गर्भाकाल से लेकर और किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन। यानी कि एक प्रकार से दो विचारधाराएं हैं यहां पे। एक विचारधारा ये कहती है कि बच्चे के गर्भाकाल से लेकर और किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन या परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। और एक विचारधारा ऐसी है जो ये कहती है कि बच्चे के जन्म से लेकर और परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। ठीक है। अब यहां अपन दो विचारधाराओं की बात करें तो सबसे पहले आपको अर्थ समझना है। तो अर्थ का मैंने आपको बता दिया, बाल विकास का मतलब क्या है। बाल विकास का मतलब है बालक के गर्भाकाल से लेकर, ठीक है, गर्भाकाल से लेकर और परिपक्व अवस्था तक का, परिपक्व अवस्था तक का व्यवस्थित अध्ययन। व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाएगा? बाल विकास कहलाएगा। सिंपल सी बात समझनी है कि आपसे पूछता है कि साहब बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल मनोविज्ञान जिसको पहले कहा गया था वही वर्तमान में क्या बन चुका है? बाल विकास बन चुका है। एक शब्द आता है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान का तात्पर्य होता है कि बच्चे के जन्म से लेकर या गर्भावस्था से लेकर और उसके जीवन पर्यंत जो अपन अध्ययन करते हैं, प्रौढ़ अवस्था वगैरह सब अवस्थाओं का अध्ययन, वो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है। ठीक है। एक केवल मनोविज्ञान शब्द आता है तो मनोविज्ञान एक व्यापक विषय है। मनोविज्ञान की ब्रांचेज हैं, चाहे वो बाल मनोविज्ञान हो, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान हो, चाहे विकासात्मक मनोविज्ञान हो। तो हमें यहां यह समझना है कि बाल विकास का मतलब क्या है। बालक का परिवर्तनों का अध्ययन, और ये परिवर्तनों का अध्ययन कहां से लेकर गर्भाकाल से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। अब यहां पे आपको कुछ परिभाषाएं देखनी है। अब आपके दिमाग में जहन में प्रश्न आएगा कि सर परिभाषाएं क्या हमें पढ़नी चाहिए ग्रेड थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट? ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के जब एग्जाम पैटर्न को देखते हैं तो वहां परिभाषाएं आती हैं। ग्रेड थर्ड के अंतर्गत परिभाषाएं कम पूछी जाती हैं, लेकिन मैंने कहा कि रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए जिंदगी में। जब पढ़ो कोई चीज को तो इतने शानदार तरीके से तैयार कर लो कि आपको उसके बाद कभी यह सोचना नहीं पड़े कि गुरुजी मैंने उस चीज को नहीं पढ़ा,
मैंने उस कार्य को नहीं किया। मतलब मन में कभी किसी चीज की कसक बाकी मत रखो जिंदगी में। पढ़ने का बेहतरीन तरीका यह है कि जब मैं पढ़ने बैठ गया ना, तो मैं संपूर्णता बेस कंप्लीटली उसको तैयार करूंगा। परिभाषा की बात करें तो परिभाषाओं में सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा मानी जाती है करो एंड करो की। कि बाल विकास पे इनकी परिभाषा क्या है। इन्होंने कहा है, शॉर्ट एंड स्वीट समझिएगा, मेरे साथ साथ आपके याद हो जाना चाहिए, याद रखना, ठीक है। मेरे साथ साथ आपको याद हो जाना चाहिए। लाइव क्लासेस का फायदा यही है, आपको एक सजीवता महसूस होगी, जीवंतता महसूस होगी, और इस क्लास को आप बाद में भी देख सकते हैं। करो एंड करो ये कहता है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है। इसने क्या कहा है? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो गर्भाकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन करता है। किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन करता है। प्रारंभ का अध्ययन, ये किसने कहा है? करो एंड करो की परिभाषा है। ये परिभाषा अच्छी परिभाषाओं में मानी जाती है। आप परिभाषा याद करें तो करो एंड करो जरूर याद रखनी है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है। कौन सा अध्ययन है? वो साइंटिफिक स्टडी है जो गर्भाकाल से लेकर और किशोर अवस्था, एडोलेसेंस के प्रारंभ तक का अध्ययन करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? बाल विकास बोलते हैं। ये किसने कहा? करो एंड करो ने। ऐसी एक परिभाषा दी है जेम्स ड्रेवर ने। अब आप कहोगे सर जेम्स ड्रेवर याद करनी चाहिए कि करने में नुकसान कुछ नहीं है। उत्तराखंड टेट में भी एक प्रश्न आया था, ठीक है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? जेम्स ड्रेवर ये कहता है कि बच्चे के जन्म से लेकर और परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन, ठीक है ना, जन्म से लेकर और परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो बाल विकास कहलाता। तो इसने गर्भाकाल की बात की, याद रखना। करो एंड करो को याद करने का बेहतरीन तरीका यही है कि वो गर्भाकाल से बात कर रहा है, ठीक है। और जेम्स ड्रेवर क्या बात कर रहा है? जेम्स ड्रेवर ये कह रहा है कि जन्म से परिपक्व अवस्था, जन्म से परिपक्व अवस्था तक प्रगतिशील परिवर्तन, प्रगतिशील परिवर्तन का अध्ययन, ये जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। जेम्स ड्रेवर ये कह रहा है कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास। तो मेरे साथ साथ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, याद रखना। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अर्थ हो गया है बालक, बाल का मतलब बालक, विकास का मतलब परिवर्तन। गर्भाकाल से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। करो एंड करो ने कहा है कि वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो गर्भाकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन करता है, ठीक है। जेम्स ड्रेवर ये कहता है कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक प्रगतिशील परिवर्तनों का जो अध्ययन है वो क्या है? विकास है। ये परिभाषा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक परिभाषा ऐसी बरक ने दी थी, बरक इंपोर्टेंट नहीं, याद रखना। इसने एक लाइन जोड़ी थी, जन्म पूर्व अवस्था से, ठीक है ना, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। ये बरक की परिभाषा। जो बच्चे बहुत गंभीर हैं कि गुरुजी माने एक एक चीज, हमें एक एक चीज को समझना है, तो यहाँ थोड़ा सा आप बहुत रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो वहां पे तीन परिभाषाएं, दो परिभाषाएं और चर्चा करूंगा अभी मैं, ठीक है। करो एंड करो की परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है, जरूर देखना है। जेम्स ड्रेवर भी अच्छी मानी जाती है, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक प्रगतिशील परिवर्तनों का अध्ययन। और बरक ने कहा कि जन्म पूर्व अवस्था से वही गर्भाकाल हो गया, परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास, ठीक है। तो एक तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया मैंने कि बाल विकास क्या है, ठीक है। एक परिभाषा यहां पे मैं और चर्चा करूंगा, मुनरो की चर्चा करूंगा मैं। मुनरो की परिभाषा चर्चा करूंगा। मुनरो ने क्या कहा है? मुनरो मुनरो ने कहा है कि भ्रूण अवस्था से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन, भ्रूण अवस्था से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन, या प्रौढ़ अवस्था नाम लिया है, भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक का अध्ययन। क्योंकि यहां दो चीजें कंफ्यूज कर रही है। प्रौढ़ अवस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। अब याद रखना एक परिभाषा आई हुई है, एक ऐसा एक प्रश्न आया हुआ है वेबस्टर शब्दकोश, इसमें इसने परिभाषा तो यही दी है भ्रूण अवस्था से, लेकिन यहां भाषा का थोड़ा सा अंतर है। यहां परिपक्व अवस्था लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है?
परिपक्व अवस्था। मुनरो कहता है कि भ्रूण अवस्था से लेकर और प्रौढ़ अवस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। जबकि वेबस्टर कहता है भ्रूण अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। ठीक है, बाल विकास कहलाता है। समझ में आ गई बात? मुनरो की परिभाषा अच्छी मानी जाती है, वेबस्टर की आई है। एक उत्तराखंड का पेपर हुआ था, उसमें वेबस्टर वाली परिभाषा आई थी और बच्चों में कंफ्यूजन हो गया कि सर मुनरो करेंगे वेबस्टर करें। तो ये इसने भ्रूण अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का नाम ले दिया और इसकी जो परिभाषा में शब्द है वो प्रौढ़ अवस्था शब्द है। क्या है? प्रौढ़ अवस्था शब्द है मुनरो की परिभाषा में, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि सर बाल विकास क्या है? तो बाल विकास का मतलब ये समझना है कि गर्भाकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। ये आपको समझना है। और बाल विकास के अंतर्गत आपको ये देखना है कि बाल विकास का अर्थ के ऊपर अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो पहली परिभाषा मैंने कहा कि बाल का मतलब बालक, विकास का मतलब परिवर्तन। करो एंड करो की परिभाषा बाल मनोविज्ञान या बाल विकास वो वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भाकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का प्रगतिशील परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। और मुनरो ने क्या कहा है कि भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। तो ये एक प्रकार से बाल विकास का अर्थ, जो ग्रेड थर्ड का आपका एक शब्द है कि बाल विकास का अर्थ क्या है, तो ये आपको अर्थ में याद रखना है। थोड़ा सा मैं एक मौखिकली चर्चा कर रहा हूं, लिखा कुछ नहीं रहा हूं। आपको रीड के समय भी पढ़ाया गया है, मेरी वाली किताब आपके पास जरूर होगी। और किताब है तो आपके पास कोई नोट्स की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप में से बच्चे कहते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, क्या मिलेंगे? मुझे लगता है कि यदि आपके पास साइकोलॉजी वाली चाहे ग्रेड फर्स्ट की किताब हो, रीट की ग्रेड थर्ड की करना चाहते हैं तो सेकंड ग्रेड वाली किताब हो, या आपके पास समग्र मनोविज्ञान किताब हो, तो जैसे समग्र मनोविज्ञान किताब है तो आप उस किताब को देखते रहें। मैं कोर्स में जब करवा रहा हूं आपको, तो मैं कोर्स के अंतर्गत आपको कोई भी अपडेट होगा वो कोर्स में आ जाएगा। मुझे लगेगा कि ये चीज नई है, ये आपको पढ़नी चाहिए, वो मैं कोर्स में अपडेट करवा दूंगा। इस चीज को जानना चाहिए वो बता दूंगा। पूरे कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चीज महत्वपूर्ण है और क्या चीज महत्वपूर्ण नहीं है। हर चीज की मैं चर्चा करूंगा। कोर्स का फायदा यह है कि साइकोलॉजी आपकी अंगुलियों पे याद हो जाएगी, बट नोट्स के रूप में आप बार बार डिमांड नहीं करें। नोट्स के रूप में आपके पास 100 रुपए की किताब, आप 150 रुपए की, 200 रुपए की किताब लेके आ गए, वो हमेशा के लिए आपके पास नोट्स हो गया। उस किताब में मान लीजिए मैं पढ़ाते समय कोई नई चीज मैंने मेंटेन कर दी, उसी किताब में आपने वहां एंट्री कर दी। आप तो वीडियो को एंजॉय करें। जब मेरी क्लास लें तो कंप्लीटली आप तल्लीन होकर और बैठ जाएं और आनंद आना चाहिए कि सर मजो आ रहे हो, बस आनंद लो। साइकोलॉजी से अपने आप को जोड़ लो, कंप्लीटली कॉन्शियस माइंड में वर्तमान से जोड़ते हुए मनोविज्ञान को पढ़ो, मजा आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मनोविज्ञान समझ में नहीं आए। कितनी बार मैंने करवा दिया है, दोबारा लाइव क्लासेस शुरू करी हैं, देख लो आप लोगों के लिए सर। ठीक है, ये अर्थ हो गया। अब यहां मौखिकली मेरी 4 से 5 बातें याद रखिएगा। मौखिकली 4 से 5 बातें याद रखिएगा। बाल विकास पे जो सबसे पहले कार्य किया था, ग्रेड थर्ड के हिसाब से उपयोगी चीजें याद रखना। बाल विकास पे सबसे पहले कार्य किया था वो कोमिनियस ने किया था। किसने किया था? कोमिनियस ने किया था 16वीं शताब्दी में। जब इन्होंने 17वीं शताब्दी में, 16वीं 17वीं शताब्दी में इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी 1628 में, जिसमें इन्होंने बच्चों की शिक्षा के ऊपर बात की। फिर बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन, तो सबसे पहले अध्ययन तो कॉमिनियस ने किया। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है? पेस्टोलॉजी। हल्का सा याद रखना है, पेस्टोलॉजी ने 1774 में बाल विकास का क्या किया था? वैज्ञानिक अध्ययन। ग्रेड थर्ड के हिसाब से ठीक हो सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया। बाल अध्ययन आंदोलन किसने चलाया है? तो बाल अध्ययन आंदोलन जो चलाया है वो किसने चलाया है? स्टेनले हॉल ने। किसने चलाया है? स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था 19वीं शताब्दी में अमेरिका में। कहां पे चलाया? अमेरिका में इन्होंने चलाया था 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन, जिसमें इन्होंने 2 समितियों की स्थापना की, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। और ये पहले आदमी थे जिन्होंने बाल विकास का पेडालॉजिकल, एक सेमिनरी इनकी मैगजीन थी, उनके माध्यम से बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो वैसे तो वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी 1774 खुद के बच्चे पे किया था, लेकिन प्रश्नावली विधि के द्वारा बाल विकास का अध्ययन किसने किया है? स्टेनले हॉल ने किया था। और 19वीं शताब्दी ने 1893 में किया था। इन्होंने 2 समितियों की स्थापना की थी, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। भारत में यही काम गीजू भाई बधेका ने किया, ताराबाई मोडेक ने भारत में काम किया। प्रथम बाल सुधार गृह अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया। और प्रथम बाल निर्देशन केंद्र
2013 का जो ग्रेड थर्ड का पेपर हुआ था, वहां एक प्रश्न पूछा गया था, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र 1909 में विलियम हीली द्वारा शिकागो में स्थापित किया गया। किसने किया? विलियम हीली द्वारा शिकागो में स्थापित किया गया प्रथम बाल निर्देशन केंद्र 1909 शिकागो। अब ये जो डाटा मैंने बताया है अभी आपको, ये आपको देखना आवश्यक नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा में पढ़ा है। कोमिनियस ने बाल विकास पे सबसे पहले कार्य किया 1628 में, पेस्टलोजी ने सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया, ऐसे जॉन लॉक और हॉब्स ने सबसे पहले शुरुआत की थी, बट विशेष नहीं है। आंदोलन चलाया स्टेनले हॉल ने 19वीं शताब्दी में अमेरिका में, ठीक है। बाल अध्ययन बाल कल्याण समिति की स्थापना की, पहली प्रश्नावली विधि से इसका अध्ययन किया। विलियम हिली ने 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन केंद्र स्थापित किया। ये एक बेसिक पृष्ठभूमि की अपन बात करते हैं बाल विकास की, तब आपके दिमाग में आना चाहिए बाल विकास क्या है, जन्म से लेकर या गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन। बाल विकास के अध्ययन की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन मुख्य विधियां दो होती हैं, एक समकालीन अध्ययन विधि और दीर्घकालीन अध्ययन विधि। मैंने कहा इस सिलेबस में कहीं नहीं लिख रखा, मैं चर्चा कर रहा हूं बस नॉर्मली। समकालीन अध्ययन विधि क्रॉस सेक्शनल मेथड, मैं अलग अलग आयु के बच्चे लेकर और एक साथ उनका अध्ययन कर देता हूं, यह समकालीन अध्ययन प्रणाली होती है। और एक होती है दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली लॉन्गिट्यूड, जब मैं बच्चे के जन्म से लेकर लगातार वो बड़ा हो रहा है उसके पूरे विकास क्रम का अध्ययन कर रहा हूं, ये दीर्घकालीन अध्ययन। ये दो प्रमुख विधियां होती हैं बाल विकास को जानने की, लेकिन एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं कि समकालीन अध्ययन और दीर्घकालीन विधियां दो प्रमुख विधियां होती हैं बाल विकास को जानने की। इसके अलावा क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि भी होती है, निरीक्षण भी होती है, साक्षात्कार भी होती है, व्यक्ति इतिहास भी होती है, समाज मिति, ये बहुत सारी मेथड्स हैं जो अपन पर्सनैलिटी वगैरह में समय पढ़ते हैं। लेकिन एक नॉलेज की बात, जैसे कई बार होता है ना कि सुना हुआ लंबे समय तक याद रहता है, और आप लोग मेरे को जीवंत देख रहे हो, लाइव देख रहे हो अब, तो लाइव क्लासेस का फायदा ही होता है, आपको लगता है कि सर से एकदम ऑफलाइन की तरह पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिवली इसका इफेक्ट होता है। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आपको देख के जाना है, तो मेरे अकॉर्डिंग चीज समझ में आ गई। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। ठीक है, लाइव नोटिफिकेशन नहीं आता? आता है लाइव नोटिस, एसएमएस तो आता होगा, निश्चित रूप से जाता होगा। आपकी कोई प्रॉब्लम होगी या तो बैच में नहीं जुड़े हुए होंगे, आप देख लेना। ऑन में ऑफ कर रखा होगा आपने, बाकी मैसेज सबके पास जाता है लाइव नोटिफिकेशन का, ठीक है। और जो प्रश्न पूछे ना वो उसी से रिलेटेड आप प्रश्न पुटअप करें, ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम इसमें अनावश्यक चर्चा नहीं करना चाहते। मतलब बच्चों का एक बच्चे की वजह से 10 बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए, 1000-2000 बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब उनको फील आना चाहिए कि सर लाइव क्लास चल रही है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये पहला इंट्रोडक्शन है इसका, बाल विकास में आपको क्या क्या देखना है। पहली जो यूनिट है शिक्षा मनोविज्ञान वाली, वो रिकॉर्डेड में बहुत बढ़िया तरीके से करवाई हुई है, तो मैं उसको दोबारा नहीं करवाऊंगा, उसकी लाइव मैंने चर्चा कर चुका हूं, तो उसको आराम से पढ़िए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, उसका टेस्ट पेपर ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट में हो चुका है, ग्रेड थर्ड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपन बात करेंगे इसके पहले बिंदु की। बाल विकास का ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब मैं पहले बिंदु की चर्चा करूंगा जिसमें अपने को दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। एक है अभिवृद्धि, ठीक है, अभिवृद्धि ग्रोथ, और एक है विकास। इन दोनों को समझना, यहां से एक प्रश्न आता है सब, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है और यहां से एक प्रश्न आता है, तो आप दोनों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। ग्रोथ क्या है? अब ग्रोथ के स्थान पे एक शब्द और भी यूज किया जा सकता है, प्रगति। और ग्रोथ को आप एक परिपक्वता के संदर्भ में भी ग्रोथ यूज किया जाता है, ठीक है। परिपक्वता के संदर्भ में भी ग्रोथ यूज कर दिया जाता है बहुत बार। मतलब परिपक्वता अभिवृद्धि का ही सर्वोच्च रूप है, तो प्रगति और परिपक्वता ग्रोथ का ही एक प्रकार से रूप है। और डेवलपमेंट विकास, सबसे पहले आपको ये समझना है कि सर ग्रोथ होती क्या है, अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है ग्रोथ का। तो अभिवृद्धि का अर्थ समझिए आप। सर क्लास नोट्स के अलावा कुछ लेना सही होगा क्या? अमित जी क्लास नोट्स हैं तो ठीक है, मैंने कहा कि यदि किताब आप लेते हैं तो वो किताब हमेशा आपके पास एक बेटर रहेगी, मेरी राय है आपको पर्सनली, बाकी तो आप जाने क्या लेना पसंद करते हैं क्या नहीं लेना पसंद करते हैं। समझिए ग्रोथ को। ग्रोथ क्या है? देखिए एक प्रकार से अभिवृद्धि को आप यूं समझ लीजिए कि मेरे शरीर में जो मात्रात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, आपकी लंबाई बढ़ रही है, आपकी चौड़ाई बढ़ रही है, ठीक है, आपकी जो भी आपके शरीर में मात्रात्मक चेंज जो भी होते हैं वो सब अभिवृद्धि है। मात्रात्मक जो भी परिवर्तन होंगे वो याद रखना सब ग्रोथ कहलाएंगे, याद रखना। और विकास क्या है? शरीर और मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन डेवलपमेंट है। जो भी परिवर्तन शरीर में भी होते हैं, मेरे मन में भी होते हैं, वो सब चेंजेज वो डेवलपमेंट का पार्ट है। अब आपको समझना है अभिवृद्धि विकास का अर्थ। तो अभिवृद्धि का अर्थ में आप क्या लिखोगे? अभिवृद्धि के अर्थ में लिखना है शरीर तथा तथा उसके अवयवों में होने वाला
अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, होने वाला कौन सा परिवर्तन? मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि कहलाएगा। ये अभिवृद्धि की परिभाषा है। लंबाई चौड़ाई शरीर के अनुपात में जो भी बदलाव आ रहे हैं आपके, स्पेशली वो ग्रोथ है आपकी, जो निर्धारित समय तक चलता है, स्पेशली मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है, अब यहां पे एक परिभाषा आप देख सकते हैं फ्रैंक की, ये परिभाषा अच्छी मानी जाती है। ठीक है ना, कोशिकीय गुणन, गुणन ही अभिवृद्धि है। कोशिकीय गुणन ही क्या है? अभिवृद्धि। याद रखना, कोशिकीय गुणन, कोशिकीय गुणन ही क्या है? अभिवृद्धि है। कोशिकीय गुणन ही क्या है? अभिवृद्धि। यानी कोशिकाओं का सेलुलर मल्टीप्लेक्शन को आप ग्रोथ के रूप में बुलाओगे, याद रखना। तो सेलुलर मल्टीप्लेक्शन ही क्या है? ग्रोथ है। ये किसने कहा? फ्रैंक ने कहा। किसने कहा? फ्रैंक ने। तो यहां अभिवृद्धि का अर्थ मैंने क्लियर किया। अभिवृद्धि क्या है? मेरी लंबाई बढ़ रही है, मेरी चौड़ाई बढ़ रही है, ठीक है, ये सब मेरी ग्रोथ में, मेरे वजन बढ़ रहा है, ये मेरे ग्रोथ है। ठीक है, तो शरीर और उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि है। फ्रैंक ने इसकी परिभाषा दी कि कोशिकाओं का गुणन, सेलुलर मल्टीप्लेक्शन ही ग्रोथ है, याद रखना। तो ये इतना देखना है। अब कहोगे सर क्या इसके अर्थ पे प्रश्न पूछा गया? नहीं पूछा गया। फ्रैंक की परिभाषा पूछी गई है? नहीं पूछी गई, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सर परिपक्वता, परिपक्वता क्या है? परिपक्वता एक स्वतः चालित और आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित चलने वाली प्रक्रिया है जो अपने आप होती है। ठीक है, और जो ये जितनी भी फिनोजेनेटिक क्रियाएं होती हैं, फिनोजेनेटिक समझते हैं, जैसे बच्चा खिसकता है, बच्चा चलता है, लुढ़कता है, खड़ा होता है, ये फिनोजेनेटिक क्रियाएं हैं। और ये फिनोजेनेटिक क्रियाएं परिपक्वता बेस्ड होती हैं। तो परिपक्वता अभिवृद्धि का सर्वोच्च रूप कह सकते हैं आप। मेच्योरिटी क्या है? अभिवृद्धि का सर्वोच्च रूप परिपक्वता है। अब परिपक्वता और अधिगम दोनों मिलकर विकास को संभव बनाते हैं, क्योंकि विदाउट मेच्योरिटी, विदाउट लर्निंग विकास संभव नहीं है। परिपक्वता और अधिगम दोनों मिलकर विकास संभव बनाते हैं। परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास। तो यहां तक आपके समझ में आ गया? परिपक्वता क्या मतलब? परिपक्वता स्वतः चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है ना, जो आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है, जो शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है, वो परिपक्वता है। लिखना चाहें तो लिख लें आप। दिव्या जी, नॉर्मली तो मैं बात कर लेता हूं, टाइम की उपलब्धता कम रहती है, इसलिए सभी बच्चों से बात करना पॉसिबल नहीं होता है, बट बहुत जेन्युइन आपकी प्रॉब्लम्स हो तो आप बताएं, मैं बात करूंगा। ठीक है, तो लिख लें, एक गेशेल की परिभाषा लिख सकते हैं इस पे। गेसेल की परिभाषा लिख लें, परिपक्वता पे गेसेल की परिभाषा लिख लें, मैं बोल रहा हूं आप लिख लें। परिपक्वता बालक में होने वाली शारीरिक प्रक्रिया, या सीधा लिख लें, बालक में होने वाली शारीरिक प्रक्रिया जो स्वतः है, बालक में होने वाली शारीरिक प्रक्रिया, बालक में होने वाली शारीरिक प्रक्रिया जो स्वतः है, वह आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होती है। स्वतः है वह आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होती है, द्वारा निर्धारित होती है, आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होती है। इसको अपन क्या बोलेंगे? परिपक्वता। तो शारीरिक प्रक्रिया है, याद रखना, अपने आप होती है, आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, ये मेच्योरिटी है, गेसेल ने कहा है। और जितनी भी अपनी फेनोजेनेटिक क्रियाएं होती हैं, वो फेनोजेनेटिक जो क्रियाएं हैं, याद रखना, ठीक है, वो फेनोजेनेटिक क्रियाएं जो होती हैं, वो याद रखना किस पे आधारित होती हैं? परिपक्वता पे आधारित होती हैं। फेनोजेनेटिक क्रिया किसको बोलते हैं अपन? फेनोजेनेटिक क्रियाएं वो होती हैं जैसे बच्चा अपने आप खिसकता है, बच्चा खड़ा होता है, चलता है, ये सब फेनोजेनेटिक क्रियाएं होती हैं। तो फेनोजेनेटिक क्रियाओं का संबंध किससे होता है? मेच्योरिटी से होता है। तो ये मैंने अभिवृद्धि का अर्थ समझा है। अब मैं थोड़ा सा विकास पे बात करूंगा। ठीक है, विकास से बात करूंगा मैं। विकास पे आ जाएं, ये अभिवृद्धि का अर्थ हो गया। विकास क्या है? विकास बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और विकास पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। विकास के अर्थ पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। विकास का अर्थ वैसे होता है परिवर्तन। विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तन। अब इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। विकास में परिवर्तन भी शामिल है, विकास में अभिवृद्धि भी शामिल है, विकास में आपकी क्षमता, आपकी योग्यता भी शामिल है। ठीक है, विकास में वातावरण के साथ अंतःक्रिया भी शामिल है। मतलब आपसे पूछ ले कि विकास में क्या क्या शामिल है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि विकास में साहब ये सब चीजें शामिल है।
ठीक है। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का नॉर्मली अर्थ होता है परिवर्तन। और कौन से परिवर्तन? कर्मिक और संगत परिवर्तन, ऑर्डरली और संगत। कर्मिक और संगत जो परिवर्तन होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। तो विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चेंज होता है, परिवर्तन होता है, याद रखना। क्या होता है? चेंज, परिवर्तन होता है। तो कर्मिक और संगत परिवर्तन को अपन क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे, याद रखना, ठीक है। कर्मिक और संगत परिवर्तन किस में आ जाएंगे? विकास में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है? आपसे प्रश्न पूछेगा विकास में क्या क्या शामिल है। तो विकास में क्या क्या शामिल है? विकास में परिवर्तन भी शामिल है, विकास में ग्रोथ भी शामिल है, विकास में योग्यताएं कुशलताएं भी शामिल हैं, और विकास में वातावरण के साथ अंतः क्रिया भी शामिल है। दिव्या जी, मैं वैसे मोटिवेट बहुत करता हूँ, यूट्यूब पे भी करता हूँ, और आप लोग तो कोर्स से जुड़े हुए हैं, तो वैसे ही मैं बहुत प्रेरित करता हूँ, और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ भी, कभी आपको कमजोर नहीं मानना अपने आप को। आप सब लोग बहुत स्ट्रोंग हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग अपनी बहुत बार अंतः शक्तियों को भूल जाते हैं। हम अपने आप को भीड़ में शामिल कर लेते हैं। आप लोग भीड़ का हिस्सा होते नहीं हो। और मैं हमेशा इस चीज के लिए बोलता हूं कि तुम्हारे अंदर संभावनाएं बहुत हैं। बस तुम्हें अपने विकास की उस पड़ाव को समझना है कि विकास एक परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन है। स्पेशली आप में आंतरिक शक्तियां बहुत हैं, और तुम हमेशा बहुत आगे जा सकते हो। एक्चुअली हम पीछे की ओर देख के और हमें डर लगने लग जाता है कि मेरे पीछे ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं अच्छा नहीं कर पाई, अच्छा नहीं कर पाया। वो पीछे की जो है सफलताएं हैं वो हमें डराती हैं। जबकि मैं हमेशा कहता हूं वर्तमान को देखिए और भविष्य के बारे में पॉजिटिव इमेजिनेशन कीजिए। अपने आप को बनते हुए देखिए। आप जैसा अपने बारे में प्रतिरूप बनाएंगे आप वैसा बन जाएंगे। आंतरिक प्रक्रियाओं से बाह्य परिवर्तन शुरू होते हैं। और आंतरिक प्रक्रिया क्या है? कि मैं अपने आप को किस रूप में देखता हूं। अपने आप को हमेशा एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखिए। आप बहुत जल्दी आपको लगने लग जाएगा कि मेरे अंदर बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। क्लास के नोट्स ऑलरेडी डाल रखे हैं। देखिए, क्लास के नोट्स हर बार कोई नहीं बना पाएगा, तो बेटर है कि किताब आपके पास होनी चाहिए। मैं इतना अच्छा करवा रहा हूं आपको, कि बिंदु को समझा रहा हूं, तो फिर क्लास नोट्स की आवश्यकता ही नहीं है। आप साथ साथ लिख सकते हैं। लिखने से और अच्छा आपका टाइम अच्छे से तैयार हो जाएगा। लिखने से और जल्दी याद होता है। एक एक चीज लिख सकते हैं, बाकी ऑलरेडी किताब में। तो विकास शब्द में क्या मतलब है? परिवर्तन, और विकास में ये शामिल है। विकास का मतलब कर्मिक और संगत परिवर्तन इसके अंतर्गत किस में आते हैं? विकास में आते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब विकास की परिभाषा की मैं बात करूंगा, और विकास की परिभाषा पे सबसे बड़ा काम किया है एलिजाबेथ हरलोक ने। ये महिला मनोवैज्ञानिक है। बाल विकास पे सबसे बड़ा काम है एलिजाबेथ हरलोक का। और हरलोक की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, और तीनों आरपीएससी एग्जाम में आ चुके हैं। तो स्पेशली जो आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं उन बच्चों को जरूर देखना चाहिए। चाहे आप ग्रेड 3 का दिनेश सेवा चयन बोर्ड करो, सभी को ही देखना है। लेकिन आरपीएससी में बहुत बार हुआ है, तो आरपीएससी में बार बार ट्रेंड होता है, याद रखना, ठीक है। तो आरपीएससी में विकास पे क्या परिभाषा है हरलोक की? हरलोक की परिभाषा में याद रखना 3 परिभाषाएं इसने बोली हैं। महिला मनोवैज्ञानिक है। इनकी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो परिभाषा इन्होंने कहा कि कर्मिक और सुसंगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। तो ये लिख लें, कर्मिक व सुसंगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। अनुभव के बहुत अच्छी परिभाषा है, इसको नोट कर लेना। अच्छी परिभाषा है, ये बहुत बार रिपीट हुई। देखिए, मैंने कहा हरलोक की परिभाषा आपको जरूर देखनी है। मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। हरलोक ने क्या कहा है? कर्मिक और सुसंगत परिवर्तनों की वह श्रृंखला जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, ये एलिजाबेथ हरलोक ने कहा है। तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट हो गई। क्या हो गई? ये इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। के परिणाम स्वरूप होती है, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको जरूर देखनी है, ठीक है। सेव मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डेड के रूप में मिल जाएगी। रिकॉर्डेड के रूप में भी हम इसको डाल देंगे। अभी ये लाइव में भी जाके दोबारा देख सकते हैं, और रिकॉर्डेड के रूप में मिल जाएगी। कर्मिक व सुसंगत परिवर्तन। कर्मिक मतलब ऑर्डरली होता है कि सिर से पैर की ओर हो रहा है, ठीक है। सुसंगत मतलब रिलीवेंट होता है, ऐसा नहीं है कि बिना रिलीवेंट हो जाए, ठीक है। कोहेरेंट बोल सकते हैं सुसंगत को, और इसको ऑर्डरली बोल सकते हैं। वह श्रृंखला जो उत्तरोत्तर, ठीक है ना, यानी निम्न से उच्चतर की ओर जाता है, ठीक है।
श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। हडलोक की परिभाषा। अगली हडलोक की परिभाषा है, दूसरी परिभाषा है हडलोक। विकास व्यक्ति में नवीन योग्यता वह विशेषताओं को प्रकट करता है। अच्छी परिभाषा है, ग्रेड आरपीएस में बहुत बार आई है। विशेषताओं को प्रकट करता है, विशेषताओं को व्यक्त करता है। ठीक है। विकास व्यक्ति में नवीन नई जो विशेषताएं, वक्त मतलब विकास का मतलब परिवर्तन है। विकास जैसे हो रहा है, मान लो आप में मानसिक परिवर्तन हो रहा है, शारीरिक हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो उसमें नया नया चेंजेज लाएंगे। याद रखना, क्या लाएंगे? नया चेंजेज लाएंगे। तो कोई वो बड़ा इश्यूज नहीं है कि नई विशेषताएं आएंगी। विकास हमेशा परिवर्तन को व्यक्त करता है। ठीक है। तो ये परिभाषा, और एक परिभाषा और है हडलोक की। ये तीनों परिभाषाएं आप देख के जाना। विकास में 4 प्रकार के परिवर्तन है। विकास में कितने प्रकार के परिवर्तन है? 4 प्रकार के परिवर्तन है। आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्ह का लोप होना, चिन्ह का लोप होना, और नवीन चिन्ह का उदय होना। नवीन चिन्ह का उदय होना, ये 4 परिवर्तनों की बात की है हडलोक ने। आकार में परिवर्तन जो हमारे बाहरी ढांचा है, याद रखना, उसकी बात की जा रही है। यहां ग्रोथ का ही पार्ट है। अनुपात में जैसे अपनी मांसपेशियों का प्रतिशत बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये सब जो मस्तिष्क का बाहर प्रतिशत वगैरह, ये सब में जो चेंजेज आ रहे हैं वो सब। पुराने चिन्ह का लोप होना, जैसे हमारे दूध के दांत इस समय नहीं आए। ठीक है। उस समय बाल्यावस्था में लुप्त हो जाते हैं, फिर स्थायी दांत आते हैं, तो पुरानी चीजें लुप्त होती जाती हैं। और नवीन चिन्ह का उदय, जैसे अक्ल वाली प्रज्ञा दंत विजडम टीथ आ गए, तो ये नई चीजें आ रही हैं, पुरानी चीजें लुप्त हो रही हैं। ये 4 प्रकार के परिवर्तन चर्चा किसने की है? हडलोक ने की। किसने की है? हडलोक ने। तो ये याद रखिएगा, हडलोक ने 4 प्रकार के परिवर्तन बताए। अब देखिए, दोनों का अर्थ मैंने आपको समझा दिया कि अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। अब इनके अंतर्गत आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अभिवृद्धि विकास में क्या है। तो फुर्ती के साथ डिफरेंस कर लेंगे, उसके बाद आज की क्लास का अपना जो बिंदु है वो खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ अभिवृद्धि, आप अर्थ बताते हैं, आपके समझ में आ जाना चाहिए कि सर अभिवृद्धि ग्रोथ क्या है और विकास क्या है। अब फटाफट इसका आंसर बता देंगे जल्दी से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु, यहां से एक प्रश्न आएगा, अभिवृद्धि क्या और विकास क्या है। तो अभिवृद्धि में पहला अंतर क्या हो गया? ये मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है, क्वांटिटिव है। लंबाई, चौड़ाई, वजन को अपन माप सकते हैं। जबकि विकास क्या होता है? परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक मतलब मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। आपसे पूछेगा अभिवृद्धि क्या है, तो परिमाणात्मक है। जबकि विकास, अभिवृद्धि किसका पार्ट है? विकास का पार्ट है। इसलिए विकास हमेशा परिमाणात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। अभिवृद्धि परिमाणात्मक, मात्रात्मक है, जबकि विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। याद रखना। ठीक है। तो पहला डिफरेंस हो गया, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभिवृद्धि जो है वो निर्धारित शारीरिक परिवर्तन को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? शारीरिक परिवर्तन। केवल फिजिकल जो चेंज है वो अभिवृद्धि में आएंगे। याद रखना, सभी चेंजेस नहीं आएंगे। जबकि विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन आ गए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सब परिवर्तन, जितने भी परिवर्तन हैं वो सब किस में शामिल हैं? विकास में। तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग अपन किसके लिए करेंगे? तो आपको आंसर करना है केवल फिजिकल चेंज के लिए होगा। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ गया। तीसरा, अभिवृद्धि निर्धारित समय तक, मतलब परिपक्व अवस्था तक चलेगी, इसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। जबकि विकास सतत होता है। विकास क्या होता है? सतत होता है, लगातार चलता रहता है। ये 3 ऐसे मेजर डिफरेंस हैं जो बार बार एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक है, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक और मात्रात्मक एक ही बात होती है। अभिवृद्धि केवल फिजिकल चेंज, या आपसे प्रश्न पूछेगा शारीरिक परिवर्तनों के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, आपका दोगे ग्रोथ का करेंगे। ठीक है। विकास का किसके लिए करेंगे, तो आपका दोगे सर सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए करेंगे। ठीक है। अभिवृद्धि कहां तक चलती है, तो अभिवृद्धि केवल निर्धारित समय तक, किशोर अवस्था तक, परिपक्व अवस्था तक। लेकिन विकास तो आज भी हो रहा है, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, इस समय भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, बाद में भी होगा। तो जिंदगी पर चलने वाली प्रक्रिया है। बाकी विकास सिद्धांत में पढ़ाऊंगा, उसमें और चर्चा करूंगा, याद रखना। तो ये तीनों अंतर बेसिक अंतर हैं जो आपको समझना है। इसके अलावा भी अंतर है। अभिवृद्धि जो होती है वो संरचनात्मक परिवर्तन को व्यक्त करती है, केवल संरचनात्मक, यानी ये संरचनात्मक है, ढांचा, स्ट्रक्चर।
आपकी जो बाहरी परिवर्तन आ रहे हैं वो सब अभिवृद्धि है, तो ये संरचनात्मक है। विकास संरचनात्मक तो होगा ही। क्यों होगा संरचनात्मक? क्योंकि अभिवृद्धि किसका पार्ट है? विकास का पार्ट है, इसलिए संरचनात्मक भी है। लेकिन ये कार्य कुशल भी, यानी कार्य से भी इसका संबंध है, कार्य कुशलता से भी इसका संबंध है। तो इसमें कार्य कुशलता और संरचनात्मक दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी, जबकि अभिवृद्धि में केवल स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं, बाह्य जो परिवर्तन है, आपके फिजिकल जो परिवर्तन है, उनके लिए संरचनात्मक शब्द यूज किया है। क्या अभिवृद्धि इंटीग्रेटेड होती है, एकीकृत होती है? इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड किसको बोलेंगे? एकीकृत। एलिजाबेथ हरलोक ने कहा कि विकास एकीकृत होता है, इंटीग्रेटेड होता है। एकीकृत होता है मतलब क्या हो गया? कि विकास सभी पहलुओं को साथ लेके चलता है। आपका एक विकास अच्छा होगा, दूसरा विकास भी अच्छा होगा, एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो ग्रोथ तो ऑलरेडी एक ही पक्षीय है, वो तो केवल फिजिकल चेंज की बात कर रहा है। इसलिए ये हमेशा क्या होता है? ये एकीकृत नहीं होती, ये एकीकृत नहीं होती, और विकास एकीकृत होता है। ये इंटीग्रेटेड होता है, इंटीग्रेटेड नहीं होती। समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। अभिवृद्धि जो होती है वो रेखीय होती है। क्या होती है? रेखीय, लीनियर होती है। देखिए मतलब लीनियर, सीधी चलती है, एक दिशा में चलती है। विकास वर्तुलाकार है। वर्तुलाकार मतलब स्पाइरल है, स्पाइरल है, यूं चलता है, पूर्व अनुभव को जोड़ते हुए, पुरानी विशेषताओं को जोड़ते हुए नई विशेषताओं को अर्जित करते हुए आगे बढ़ता है। तो ये स्पाइरल होता है विकास, जबकि ग्रोथ हमेशा लीनियर होती है। ये मापन का विषय है। इसका विषय है ये मापन का विषय है, कितना है, और ये मूल्यांकन का विषय है। ये मूल्यांकन का विषय है। अभिवृद्धि जो होती है वो केवल रचनात्मक होती है, याद रखना। क्या होती है? रचनात्मक, मतलब इसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन विकास याद रखना रचनात्मक भी होता है। विकास क्या होता है? रचनात्मक भी होगा। विकास रचनात्मक भी होगा और विनाशात्मक, यानी इसमें हास भी होता है। रचनात्मक और विनाशात्मक, इसमें केवल बढ़ोतरी, इसमें रचनात्मक विनाशात्मक दोनों है। ठीक है, ये इसके मेजर डिफरेंस है जो आपको समझना है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। तो आपको इससे कितना कैसे याद रह जाता है? कोई भी लाइन ही नहीं जोड़ते बुक की। इतनी समय से मोहब्बत है साइकोलॉजी से। आपको जिस दिन अपने लक्ष्य से, अपने काम से पैशन हो जाता है, उस दिन बहुत अच्छा कर पाते हैं। जब पढ़ाई आपको बहुत अच्छी लगने लग जाती है, इसका मतलब परिणाम देगी वो। जिंदगी में कोई चीज जब बहुत अच्छी लगने लग जाती है ना, तो वहां आउटकम्स आते हैं। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे किताबों से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मुझे बेटर है, मुझे हर चीज याद हो जाती है। अपन जितनी किसी चीज से दूर भागेंगे, वो उसका आउटकम्स उतना ही बड़ा खराब आएगा। इसलिए हमेशा पढ़ाई को इंटरेस्ट के रूप में ले, कि सर मजा आ रहा है, आपकी क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, सब चीजें अच्छा आराम से याद हो रही हैं। एक आप इसको बोझ मान के पढ़ोगे। आज की जो मैंने क्लास ली, 1% वाला बिंदु है, और आपने बड़ा इंटरेस्ट के साथ इसको ले लिया, बड़ा मजा आया, सर की एक चीज को देख लिया, तो ये आउटकम्स देके जाएगी। लाइफ में कोई भी कार्य को करना है तो खुशी के साथ करें, मजा आएगा, वो आनंद देके जाएगी। और कोई कार्य को अपन करते हैं, वो उसको बोझ मान के करते हैं कि सर पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा, तो वो चीजें फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाती हैं। लाइफ बहुत सुंदर है, इसमें होने वाली हर घटना सुंदर है, हमारी सफलताएं बहुत सुंदर, हमारी असफलताएं बहुत सुंदर है। तुम्हारा नजरिया क्या है उन चीजों के प्रति, ये सब कुछ तय करता है कि तुम जिंदगी में कितनी ऊंचाइयों पे जाओगे। और हमें हमारा नजरिया बहुत गजब का बनाना है, ये चीज याद रखना। लावेश कह रहा है, लवेश जी चौधरी, लड़की एक लड़का, पहले तो ये बताओ, डीपी तो लड़की की लगा रखी है, लड़का है पति भी पता नहीं चलता, दिख नहीं रहा है। देखो, अभिवृद्धि मात्रात्मक है, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक है। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन है, विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन है। अभिवृद्धि निर्धारित समय तक चलती है, विकास निरंतर सतत चलता है। अभिवृद्धि संरचनात्मक परिवर्तन को व्यक्त करती है, स्ट्रक्चर बाहरी परिवर्तन। विकास संरचनात्मक प्लस कार्य कुशलता दोनों को व्यक्त, किसको व्यक्त करेगा? संरचनात्मक और कार्य कुशलता दोनों को व्यक्त करेगा। ठीक है, अभिवृद्धि जो होती है वो रेखीय, लीनियर, लीनियर का मतलब होता है सीधा, एक दिशा में चलना। ठीक है, और विकास वर्तुलाकार मतलब स्पाइरल होगा, पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, गर्ल्स हूं सर, बहुत बढ़िया। लवेश, लवेश चौधरी है ना। अभिवृद्धि जो है उसको मापन किया जा सकता है, विकास मूल्यांकन का विषय है। ठीक है ना, ये मापन का है, कितना है,
और ये कैसा है, कितना अच्छा है, ये डेवलपमेंट की बात है। अभिवृद्धि रचनात्मक है, विकास रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों है। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं, यहां देख लें आप एक बार, ये एक बार बताते हैं मेरे को, यहां तक क्लियर है? कोई बच्चे के डाउट है यहां तक? तो आप क्लास देखते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत बढ़िया है। यहां तक कोई डाउट है तो बता दें, आपको मैं दोबारा बता दूंगा। अरे दिख कैसे नहीं रहा है? कंप्लीट दिख रहा है आपको, कैसे नहीं दिख रहा? मैं नहीं दिख रहा है कि कुछ जो लिख रखा है वो नहीं दिख रहा? फोन में प्रॉब्लम होगी, आपका इंटरनेट कमजोर होगा। ठीक है, ये परिवर्तन मुख्य परिवर्तन है। इसके अलावा आप दो तीन परिवर्तनों की ओर मैं चर्चा कर रहा हूं, इसको देख लेना। दो तीन परिवर्तन ये हैं, क्या अभिवृद्धि जो होती है ना उसको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष अपन देख सकते हैं, याद रखना। और विकास जो होता है ना उसको प्रत्यक्ष अपन देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, ये याद रखना। एक ही बिंदु आता है, क्या बिना अभिवृद्धि के विकास संभव है? देखिए, विकास वैसे पहले प्रारंभ होता है। विकास क्या होता है? पहले प्रारंभ होता है। अभिवृद्धि से भी पहले प्रारंभ विकास होता है, हमेशा याद रखना। विकास अभिवृद्धि से पहले की प्रक्रिया है, अभिवृद्धि बाद में होती है। अभिवृद्धि बाद में प्रारंभ होगी और पहले खत्म हो जाएगी। विकास पहले प्रारंभ होता है और लास्ट तक चलता है। तो विकास पहले प्रारंभ होगा, अभिवृद्धि बाद में, और विकास लंबे समय चलेगा, अभिवृद्धि पहले खत्म हो जाएगी। बिना अभिवृद्धि के भी विकास संभव है क्या? तो याद रखना, प्रत्यक्ष सार्थक वृद्धि यानी प्रत्यक्ष अभिवृद्धि के बिना भी विकास संभव है। विकास संभव है, ये याद रखना। ग्रोथ नहीं हो रही आपकी। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बाल विकास चल रहा है, पहला पार्ट चल रहा है। अभी आपका मानसिक विकास, संकल्पनात्मक विकास हो रहा है, लेकिन आपकी ग्रोथ थोड़ी हो रही है। ग्रोथ तो हो चुकी है आपकी, लेकिन विकास तो अभी भी हो रहा है। तो विदाउट ग्रोथ भी विकास चलता है, ये बात याद रखना। तो प्रत्यक्ष अभिवृद्धि के भी विकास संभव है। विकास पहले प्रारंभ होता है और लास्ट तक चलता है, अभिवृद्धि बाद में प्रारंभ होती है, और विकास की अवस्था सबसे तेज गर्भावस्था होती है। वैसे मेरिडिथ जो है, मेरिडिथ, उन्होंने कहा कि 0 से 2 वर्ष में सबसे गजब की अभिवृद्धि ग्रोथ होती है आपकी। फिर 2 से 11 या 12 वर्ष तक आपकी विकास की गति धीमी हो जाती है। फिर 12 से 15 या 16 वर्ष में फिर विकास तेज होता है, और फिर 16 वर्ष के बाद विकास अभिवृद्धि फिर डाउन हो जाता है। ये मेरिडिथ का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो मेरिडिथ ने माना था 0 से 2 वर्ष में सबसे तेज, 2 से 12 वर्ष में धीमा, और 12 वर्ष के 16 वर्ष के बीच फिर तेज, और 16 वर्ष के बाद फिर धीमा हो जाता है। ठीक है, तो ये अभिवृद्धि और विकास के अंतर हैं, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और विशेषताएं स्पेशली आप नोट कर लेना, चाहे सुन लीजिएगा। क्या अभिवृद्धि सांस्कृतिक परिवर्तनों से, विकास क्या सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा इस चीज को, विकास जो होता है, ये छोटे बिंदु हैं। विकास सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों से भी प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित होता है, याद रखना। क्या विकास लचीला योग्य होता है, संशोधन योग्य होता है? तो याद रखना, विकास लचीला या संशोधन योग्य होता है, यानी विकास में लचीलापन पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, विकास के अपने खतरे होते हैं। खतरे का मतलब होता है, विकास जो है वो ऊपर चढ़ते हुए नीचे भी आ सकता है। ठीक है ना, विकास के रचनात्मक विनाशात्मक दो रूप में, तो विकास के अपने खतरे होते हैं। और प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, याद रखना। जो शुरुआत का आपका 0 से 5-6 वर्ष का विकास है, वो आपके बाद के विकास से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है। विकास के अपने खतरे होते हैं। विकास संशोधन योग्य होता है। विकास में लचीलापन पाया जाता है। विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दशाओं से क्या होता है? प्रभावित होता है, याद रखना। ठीक है, विकास संचयी होता है। संचयी मतलब वर्तुलाकार। विकास एकीकृत होता है, इसकी अपनी चर्चा कर ली है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये विकास के कुछ विशिष्ट तथ्य हैं जिनको आपको देखना है। विकास संचयी, एकीकरण, संशोधन, लचीला योग्य, सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं से प्रभावित होता है। विकास में प्रारंभिक विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है, और विकास के अपने खतरे होते हैं। विकास में रचनात्मक और हास दोनों शामिल हैं, यानी विनाशात्मक परिवर्तन दोनों शामिल हैं। और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो ये कंप्लीटली विकास और अभिवृद्धि, ये बिंदु अपना कंप्लीट हो गया है। यानी ग्रेड सेकंड के अकॉर्डिंग भी ये पार्ट में है, ग्रेड थर्ड के अकॉर्डिंग भी है, और ग्रेड फर्स्ट में भी है। तीनों के सिलेबस
सिलेबस में है। किसी भी शिक्षक भर्ती में अपन देखते हैं तो ये पहला पार्ट यही होता है जिसको आपको तैयार करना है। ये मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिया है। और अगली जब क्लास होगी, संभवतः कल कोशिश करूंगा कि वीक में 3 या 4 दिन क्लास लूँ, तो कल जो अपन क्लास लेंगे उसमें अपन विकास के सिद्धांत है जो है उनकी चर्चा करेंगे, फिर वंशानुक्रम, वातावरण, भूमिका समझेंगे। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि ग्रेड 3 के सिलेबस में विकास के सिद्धांत ही दे रखे हैं, आगे कुछ नहीं दे रखा कि भैया आपको शारीरिक शिशु बाल अवस्था किशोर अवस्था पढ़नी नहीं पढ़नी, स्पष्ट है। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, शिशु बाल अवस्था किशोर अवस्था जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मैं उसके अकॉर्डिंग करवा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आप इसको बाद में रिकॉर्डेड के रूप में भी देख सकते हैं, सेव हो जाएगा। थैंक यू।